हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर मेथड भी देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैसे वैल्यू एडिड मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो डिफरेंट प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस है उनका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, और उसी कंट्रीब्यूशन को सम अप करेंगे तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर वैल्यू निकलता है। ठीक है, और उस वैल्यू में से हम फिर उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एड फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करके नेशनल इनकम एस्टिमेट करते थे। ठीक है, आज पहले हम इनकम मेथड में देखेंगे। इनकम मेथड में हम एस्टिमेट करते हैं जो फैक्टर पेमेंट मिलता है हाउस होल्ड को। ठीक है, अब हाउस होल्ड को क्यों मिलता है? क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको ऑन करता है हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड जो है मालिक होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चाहे आपको कैपिटल चाहिए, चाहे लैंड चाहिए, चाहे लेबर चाहिए, वो सब कुछ आता है हाउस होल्ड से। ठीक है, तो इन रिटर्न सर्विस के बदले उनको मिलता है फैक्टर पेमेंट्स जो कि उनका इनकम होता है। ठीक है, और उसी इनकम को अगर हम सम अप कर दें तो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब रिवाइज करना, कमेंट सेक्शन में बताना जरा, देखो इसको कन्वर्ट करने में क्या करने की जरूरत है। नेट पहले ही है। ठीक है, डोमेस्टिक को बस हमने नेशनल बनाना है। ठीक है, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या कुछ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखो, according to this method, national income is estimated in terms of factor payments to the owner of production of factor of production within the domestic territory of a country during an accounting year. ठीक है, ये आपका डेफिनेशन रहेगा। ठीक है, सिंपल से है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन को। ठीक है, स्लाइड एक आगे पीछे हो गया, कोई देख लेना। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, आपका जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनता है ये होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये तीन चीज़ें मिलाएंगे तो इन तीनों का सम करेंगे तो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर बनता है। लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है आपका सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस में क्या होगा कि जो ट्रांसफर अमाउंट होगा, कैश मिलेगा किसको, एम्प्लॉयज को। किसके द्वारा? उनके एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो काम करेंगे, उनके सर्विस के बदले जो उनको सैलरी मिलेगी मंथली या डेली, ठीक है, उसको बोलेंगे वो आएगा आपके वेज एंड सैलरी में। दूसरा इसमें इंक्लूड हो जाता है पेमेंट इन काइंड भी। ठीक है, पेमेंट इन काइंड होता है आपके जो बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू। ठीक है, जैसे फ्री एकोमोडेशन मिल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉयज़ क्वार्टर्स में रहते हैं, सरकारी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कल को आईएएस करोगे या अपना स्टेट पीसीएस निकालोगे, ठीक है, तो अब उसको देखना, आपको सैलरी बेशक कम होगी लेकिन आपको जो रहने के लिए क्वार्टर मिलेगा, जो सर्विसेज मिलेंगे, आपको बॉडी गार्ड मिलेगा, उसके साथ आपको कुक मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको काइंड में आ गया, पेमेंट इन काइंड आ गया। ठीक है, और उसके साथ तीसरा आ जाता है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, कभी क्या होता है कि जब आप हायर सैलरीज पाते हो उसमें तो आपका सोशल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूशन देना होता है वो आपके इनकम में से या आपके सैलरी में से गवर्नमेंट टैक्स के तौर पर काट लेती है। ठीक है, लेकिन जब आपका इनकम कम होता है तो आपके बिहाफ पर जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपका सोशल कंट्रीब्यूशन जो है देता है। ठीक है, आप बोलोगे कि ये सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? ठीक है, सोशल सिक्योरिटी क्या रहता है कि आपका एक लीगल बेनिफिट होता है किनके लिए? जो सोशली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड इन सेंस वो जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, जो या कोई बूढ़ा होगा या कोई अनमैरिड होगा या जो सिंगल डॉटर्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स जो है सरकार लोगों को देती है। ठीक है, तो उसके लिए पैसा जो है हम लोगों से एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो वो आपको एक लीगल पेमेंट देना ही होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, तो कभी क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके बिहाफ पर ये पे करता है।
ठीक है, ये भी आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ही काउंट होता है। और उसके साथ चौथा आ जाता है आपका पेंशन, जो रिटायरमेंट के वक्त मिलता है। ठीक है, क्यों, ये ध्यान रखना, ये आपका ओल्ड एज वाला पेंशन नहीं, ये आपका रिटायरमेंट के वक्त जो एक बल्कि अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है, जो आपने पूरे सर्विस में जमा किया होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं वो चीज, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस जो है आपके प्रॉपर्टी और इंटरप्रेन्योरशिप पर जो इनकम जनरेट होता है उसको कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी और, ठीक है, इसको ये इंक्लूड करता है, जैसे आपका प्रॉपर्टी पे क्या मिल सकता है, आपका रेंट मिल सकता है। ठीक है, और कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप क्या देता है, अपना कैपिटल भी लगाता है। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है और उसके साथ साथ वो प्रॉफिट भी कमाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो फिर फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक हो जाता है आपका डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को देना होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, जब आप अपना कंपनी को लिस्ट कर देते हो, आईपीओ आप लिस्ट करा देते हो, तो आपकी कंपनी का शेयर्स जो है लोग खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप स्टॉक मार्केट, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपने क्या कर दिया, अडानी पावर मान लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, इसके आपने शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने 100 शेयर्स खरीदे इसके, तो बाद में सालाना या क्वार्टरली क्या होता है कि ये डिविडेंड्स भी देंगे। आपके शेयर 100 शेयर के हिसाब से आपके कंपनी के कुछ प्रॉफिट के कुछ हिस्से में से आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये आपके प्रॉफिट का एक पार्ट है। ठीक है, उसी के साथ साथ एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट्स पर गवर्नमेंट जो लगाती है। ठीक है, जो टैक्स सॉरी जो प्रॉफिट अर्न करती है उस पर गवर्नमेंट को एक ट्रांसफर पेमेंट देना पड़ता है। ठीक है, याद रखना, ट्रांसफर पेमेंट, टैक्सेस जो है ये भी ट्रांसफर पेमेंट में आता है। ठीक है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये ट्रांसफर पेमेंट में आता है गवर्नमेंट टू पब्लिक। ठीक है, वैसे ही पब्लिक टू गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, ये भी ट्रांसफर पेमेंट, आप टैक्स पे करते हो, इसके बदले में सरकार आपको कुछ भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनको ट्रांसफर पेमेंट में काउंट किया जाता है। और तीसरा आ जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो आपकी कंपनी किसी को भी नहीं देती। ठीक है, खुद भी नहीं लेते, वो कंपनी के पास रख देते ताकि फ्यूचर में अगर हो सकता है कंपनी को एक्सपेंड करना हुआ। ठीक है, या हो सकता है फ्यूचर में कंपनी अगर लॉस कर दे। ठीक है, तो उसके के लिए ये रिजर्व रखता है। ठीक है, कंपनी, इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों मिल करके आपका ऑपरेटिंग सरप्लस जो है बनता है। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट बनता है और जो कि ऑपरेटिंग सरप्लस में होता है। ठीक है, और तीसरा पार्ट आ जाता है आपका मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब ये मिक्स इनकम का नाम ऐसे मिक्स इनकम क्यों दिया? ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, ठीक है, उनका इनकम है। जैसे मान लो आप अपना कुछ लैंड यूज करते हो। ठीक है, या अपना कैपिटल इस्तेमाल करते हो। ठीक है, या खुद फैमिली मेंबर्स को एज ए लेबर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, या खुद जो काम करते हो। ठीक है, इसका क्या है कि इन चीज़ों को आपने क्या मार्केट से परचेज करके नहीं लाया है। ठीक है, तो अब अगर आपने मार्केट से परचेज करके नहीं लाया है तो इसका वैल्यू एस्टिमेट करना आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए सबको किस में रख देते हैं, मिक्स्ड इनकम में रख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कभी कभी क्या होगा, लैंड का रेंट भी होगा। ठीक है, उसके साथ लेबर के वेजेस भी होंगे। अब लेबर का वेजेस तो आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में भी आ रहा है। तो इस दोनों में फ़र्क ये होगा कि अगर सेल्फ ओन्ड है, आपके खुद के घर से है या आप खुद हो, तब आपका ये इनकम जो है मिक्स्ड इनकम में जाएगा। लेकिन आपने बाहर किसी थर्ड पार्टी को इनकम दिया है, ये सैलरी दिया है या रेंट दिया है, तो वो आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये तीनों अगर आप मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपके एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजिली एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से आप इसको इजिली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपकी नेशनल इनकम के बराबर होता है। ठीक है, देखो नेट है यहाँ पर, नेट यहाँ पर है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो सेम रहता है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर है, मार्केट प्राइस होता है तो फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले ही फैक्टर कॉस्ट है, तो बस हमें हमें क्या करने की जरूरत है, ये डी डिनोट्स फॉर डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक को हमें नेशनल बनाना है,
तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि अगर जब आपको डोमेस्टिक को नेशनल बनाना होगा तो हम क्या करते थे, प्लस कर देते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, ठीक है। तो वो बन जाएगा आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका इनकम मेथड से नेशनल इनकम एस्टिमेट हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिकॉशन जैसे कि इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट जो है इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब कौन सा ट्रांसफ़र पेमेंट, यहाँ पर जो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट जो है आपके जीडीपी में कोई भी वैल्यू एडिशन जो है नहीं करता, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप मिल रहा किसके बदले, किसी के बदले नहीं। आप कोई हाँ पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपने इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, ठीक है। उसी के साथ साथ जो आप कमीशन कमाते हो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, ये आपने वैल्यू एडिशन में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किसके बदले आपने जो सर्विस, ठीक है, आज एजेंट, ठीक है, या एज ए ब्रोकर जो आपने सर्विस दी है ये उसके बदले में मिला कमीशन, तो ये आपके सर्विस के बदले है, तो ये आपका काउंट होगा, ठीक है। तीसरा जो है, जो ब्रोकेज आप ब्रोकर बनते हो, ठीक है, आप मान लेते हैं शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपस्टॉक्स, हाँ ऐप्स आते हैं ना, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ठीक है, ऐसे करके ये ऐप्स आते हैं जिस पर क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स खरीदते हो, ठीक है। वैसे ही क्या होता है जब ये ऐप्स नहीं थे उससे पहले जो हमारे क्या बोलते हैं एनएससी और बीएससी से, ठीक है, इनसे रजिस्टर्ड एजेंट्स होते थे, ठीक है, वो आपके बिहाफ पर शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है। अगर आपने एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, ठीक है, अगर वो देखी होगी तो आप उससे आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है, ये ब्रोकर कैसे काम करता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आप विंडफॉल इनकम जनरेट करते हो, ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। विंडफॉल का मतलब है जैसे आपकी लॉटरी लग जाती, ठीक है, जैसे कभी आपने सुना ना 20 रुपए की टिकट खरीदा और 1 लाख की लॉटरी जीत की, ठीक है। तो ये आपके पास पेमेंट तो ये मनी इन हैंड कैश तो आया, ठीक है, लेकिन इसमें आपने कोई भी, फिर से क्या बोलना है, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं दिया है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस आपने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपके इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो इलीगल एक्टिविटीज से जो आप पैसा कमाओ, ठीक है, जैसे आपने चोरी कर दी, ठीक है, बैंक की एटीएम ही लूट के ले आया, ठीक है, उससे से क्या हुआ, आपके पास पैसा तो आया है लेकिन वो आपका फैक्टर इनकम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। या उसके अलावा हम कह सकते हैं आपने जुआ खेला, ठीक है, गैम्बलिंग से जीता, ठीक है, गैम्बलिंग बोले तो आजकल एक और फेमस है, ठीक है, खेलते भी होंगे आप लोग, ठीक है, ड्रीम 11, उससे अगर आपने 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 लाख जीत लिया, ठीक है, तो वो बेशक आपके पास पैसा आया है लेकिन इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। और लास्ट में छठा पॉइंट वो है आपका जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, इनको अलग से कैलकुलेट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये सारे हिस्से हैं किसके, प्रॉफिट के। जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो मतलब ये तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने पढ़ा था ना, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट प्लस रेंट, ठीक है। अगर ये दो अलग अलग दिया, प्रॉफिट भी दिया और उसके प्लस डिविडेंड भी दिया होगा, तो डिविडेंड ऐसे ही एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, ठीक है। आपने सिर्फ इन तीनों को ऐड करना, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट, ये तीन मिल करके आपका बनाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। डिविडेंड को कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ ये है आपके प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड में, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, वो है आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आप बस वही चीज़ें कैलकुलेट करोगे, वही एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करोगे जो आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे की हो, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स वालों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। चाहे फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, मतलब प्राइवेट का मतलब है आप पब्लिक हो, हाउस होल्ड सेक्शन हो, ठीक है, या आप एज ए गवर्नमेंट इन्वेस्ट एक्सपेंड करो, ठीक है, या आप प्रोड्यूसर बन करके एक्सपेंडिचर करो, ठीक है, या फिर आप कोई बाहर से फाइनल गुड इंपोर्ट कराओ या
बाहर फाइनल गुड एक्सपोर्ट कराओ। इंटरमीडिएट कंजप्शन वाले जैसे इंटरमीडिएट इंपोर्ट भी इंक्लूड नहीं होगा, इंटरमीडिएट एक्सपोर्ट भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये सारे इंटरमीडिएट को ध्यान हटा दो, तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको सम अप करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आएगा, इसका वैल्यू जो है यहाँ देख लो क्या है, as estimated in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year, ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा होगा किसके बराबर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कब आता था, आपके वैल्यू एडिशन मेथड में भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता था, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस जो है सेम रहेगा इसमें भी। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहता है। देखो सबसे पहले आपका आता है सी, ठीक है। सी डिनोट्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो पब्लिक होता है, जो हाउस होल्ड, जो इंडिविजुअल हो चाहे फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब है यहाँ पर एनजीओ, ठीक है। आपने देखा होगा एनजीओ भी कंजप्शन करती है, ठीक है, जो सोसाइटी को सर्व करती है, ठीक है। तो ये सारे मिलकर के जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर करेगा उसको हम लोग सी के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग सी बोलते हैं, जिसको हम यहाँ से देखो प्राइवेट कंजप्शन, ठीक है। दूसरा आ गया जी, ठीक है। जी होता है आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर किया हो, ठीक है। और तीसरा आ जाता है आपके इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, अब इन्वेस्टमेंट भी देखो इंटरमीडिएट गुड्स वाला नहीं, ठीक है। उसको क्या बोलते थे हम लोग, इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते थे ना, वो वाले नहीं काउंट होने, ठीक है। यहाँ पर काउंट होगा सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक है। वो कौन करेगा, वो प्रोड्यूसर्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूसर्स को भी क्या चाहिए, प्रोड्यूसर्स को भी तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं एयर इंडिया है, ठीक है। तो एयर इंडिया को एरोप्लेन तो चाहिए ना अपना एयरलाइंस चलाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमेशा मशीनरी एंड कैपिटल पे जो खर्चा किया जा रहा है, मतलब परचेज ऑफ मशीन्स एंड प्लांट्स, ठीक है। इसको आप लोग गिन लेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और चौथा पार्ट आ जाता है आपका नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होगा, ठीक है। आप एक्सपोर्ट में से जब इंपोर्ट को माइनस कर दोगे तो उसको बोलोगे आप नेट एक्सपोर्ट, चाहे वो फिर पॉजिटिव आए चाहे फिर नेगेटिव आए, ठीक है। ये चारों मिल करके आपका वैल्यू देगा आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जितना, ठीक है। अब इससे फिर हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम आपके एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये आपको पता है, यहाँ पर देखना जरा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। स्टेप्स लिख देता हूँ मैं फिर से, ठीक है। देखो आपके पास होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर उसमें से आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका देखो ग्रॉस जो है नेट बन जाएगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। फिर उस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को सब सम कर देंगे तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप निकालोगे तो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये बार बार सर जो है ये कहाँ से ला रहा है, ये कहाँ से, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोसीजर, हो गया एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को निकालना, ठीक है। अब इसका हम लोग फिर से प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशन क्या है, सबसे पहले तो यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंजप्शन वालों को ही अकाउंट में लेना, मतलब इनको ही गिनना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी गिनोगे तो फिर वहाँ पर डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आप लोग क्या लेते हो, शुगर केन, ठीक है। आपने शुगर केन का टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू, टोटल आउटपुट का वैल्यू भी काउंट किया और उसके बाद उसी शुगर केन से मान लेते हैं शुगर बनाया, ठीक है, इसका भी काउंट किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, शुगर केन का वैल्यू जो है 2 बार आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि शुगर केन का वैल्यू एज ए इंटरमीडिएट गुड्स या एज ए इंटरमीडिएट कंजप्शन शुगर में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए आप सिर्फ एक बार सिर्फ और सिर्फ
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को ही काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। ये तीनों मेथड्स में हमने प्रिकॉशन में पढ़ा, ठीक है, कि सेकेंड हैंड गुड्स का नहीं गिनना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही इंक्लूड हो चुका। और उसी के साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड, देखो ये अलग है, आप इस पर ध्यान रखना। जब आप शेयर्स एंड बॉन्ड्स पर जो एक्सपेंडिचर करते हो उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये जो है डायरेक्टली आपके इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए इसको भी काउंट नहीं किया जाता है। और उसी के साथ ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको भी काउंट नहीं करना है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट क्या होगा, जैसे आपके ट्रांसफर इनकम होगा ना, वही ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। जैसे मान लो देखो, गवर्नमेंट जो है दो तरीके से खर्च करती है, एक होता है उसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक होता है उनका ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। जैसे एक क्या हो गया, उन्होंने ओल्ड एज स्कूल चलाए, ठीक है, या फ्री दवाइयाँ बांटी, उसके लिए भी तो सरकार तो पैसे दे रही है, ठीक है, लेकिन वो आपसे नहीं ले रही, तो ये पेमेंट में आता है, इसको इंक्लूड नहीं होगा, नहीं करेंगे। लेकिन सरकार क्या बनाता है, रोड्स ब्रिजेस बनाते हैं, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें इंक्लूड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोड बन रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, ब्रिज बन रहा है तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। लेकिन जो ओल्ड एज को पेंशन देंगे या स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देगा, ठीक है, या विडोज जो होते हैं उनको पेंशन देगा, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर पेमेंट में आता है, तो ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक सेकंड इसका उसी के साथ साथ जो वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है, ये इंक्लूड होगा। आप जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज खुद के लिए बनाते हो, ठीक है, खुद के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने बनाया वो इंक्लूड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका मार्केट में वैल्यू एडिशन कर रहा है ना। और उसी के साथ साथ ये नहीं लिखा है, अगर आप ध्यान रखोगे तो, जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस होगा, ठीक है, या जैसे मान लो फिर से आपका ऑफिस आपके खुद के घर में, ठीक है, तो उसका भी एक जो वैल्यू होगा वो इंक्लूड होगा हमारे नेशनल इनकम में, ठीक है। ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, हाँ एक चीज़ है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो चलो कहाँ पर जगह है, हमने पढ़ा तीन मेथड्स, ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। लेकिन उसमें देखना ज़रा, दो मेथड्स थे प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और एक मेथड था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसका सही आंसर, कि कौन से दो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, कौन सा एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता चल गया तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग, यहाँ पर हम लोग इस क्लास को